So, yes, we are live. हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी प्लस। नमस्कार और आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर मैं स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। किसी भी प्रकार के वायरस से आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार के वायरस से ग्रस्त हो। अपना ख्याल रखें और मैं आशा करता हूं कि आज के लेक्चर के लिए आपका एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई होगा। आज मैं आप लोगों से वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने एक सीरीज चालू करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और इस सीरीज में टोटल हमारे 7 से 8 लेक्चर थे। आज हमारा जो 7वां लेक्चर है, कल हम इसके एक और सेशन को कंडक्ट करेंगे। कल ये सीरीज आपकी समाप्त होगी और अभी तक मैं आप लोगों से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी सारे आपसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अभी तक चर्चा कर चुका हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। अब विश्व इतिहास आपका केवल प्रीलिम्स का पार्ट नहीं होता है, केवल वो मेंस का पार्ट होता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे विश्व इतिहास यूपीएससी नहीं पूछता है, वो केवल मेंस की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। हालांकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, पिछले सालों के पेपर को देखेंगे, तो पिछले वर्षों के पेपर में यूपीएससी में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट से, विश्व इतिहास के पार्ट से। लेकिन मेरी ऐसी समझ है, जहां तक मैं इतिहास के विषय को जानता हूं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग विश्व इतिहास को केवल इस दृष्टिकोण से ना पढ़ें, इस अप्रोच से ना पढ़ें कि मेंस में इसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि आप लोगों को विश्व इतिहास को पढ़ते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्व इतिहास की समझ से आपको इंडियन हिस्ट्री में भी फायदा मिलेगा, आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में भी फायदा मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन में भी फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ आपको ऐसे और एथिक्स के पेपर में भी फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो जाता है। तो आज मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ लाया हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अप्रोच रहता है वो इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच रहता है। हमें टॉपिक्स को आपस में जोड़ के देखना होता है और उन्हीं टॉपिक्स को आपस में जोड़ने की पद्धति से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो? विश्व इतिहास के पहले क्वेश्चन को मैं आप सभी के सामने लाऊं। आर यू रेडी? हाउस द जोश? एक बार जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, आज के सत्र के लिए जोश आपका हाई है या नहीं, आप लोग तैयार है या नहीं? तैयार हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट अस गेट स्टार्टेड। आज के सत्र को शुरू करते हैं। आएगी भविष्य में आ सकती है गिरीश। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूं। आपका ध्यान मेरी बात पे अभी के लिए होना चाहिए। यह क्वेश्चन मित्रों 2019 के एग्जाम में, मतलब पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था, तब पूछा गया था। एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन। आपको इस क्वेश्चन में
कि किस तरीके से अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व की आधारशिला रखी थी। आपको बताना है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का और इसके साथ साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो कहां पे रहा, मॉडर्न वर्ल्ड में रहा। दोस्तों, जब आप विश्व इतिहास को पढ़ते हो तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति जैसे जो टॉपिक्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की दो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति दोनों प्रबोधन के विचारों से, एनलाइटनमेंट के आइडियाज से प्रभावित थी। ये दोनों में ही प्रबोधन के विचार को देखा जा सकता है, एनलाइटनमेंट के आइडियाज को देखा जा सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, ये एनलाइटनमेंट आखिरकार किस बला का नाम है? ये प्रबोधन का विचार कौन सा विचार है? इस प्रबोधन के विचार को अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे देखा गया? चूंकि अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, और आप लोग ऐसा भी मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं आज जो आपको मॉडर्न सिस्टम देखने को मिलता है, आधुनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, चूंकि वो प्रबोधन के विचार, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को समझने के लिए और पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत प्रबोधन के काल में जाना पड़ेगा, प्रबोधन की पीरियड में जाना पड़ेगा। प्रबोधन का जो पीरियड था, प्रबोधन का जो काल था, वो अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित करता है, फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित करता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी प्रभावित करता है। भारत के कई सारे प्रारंभिक नेता प्रबोधन के विचार से प्रभावित होते हैं, एनलाइटनमेंट के आइडिया से प्रभावित होते हैं। तो आखिरकार ये एनलाइटनमेंट के विचार क्या थे? आखिरकार ये प्रबोधन के विचार क्या थे? सर, जो प्रबोधन का विचार था, जो एनलाइटनमेंट का आइडिया था, वो लिमिटेड मोनार्की की बात करता था। लिमिटेड मोनार्की का मतलब क्या हो गया? सीमित राजतंत्र की बात करता था। सीमित राजतंत्र का मतलब क्या हो गया? यह बात करता था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, लुई 14वें करके फ्रांस के एक शासक हुआ करते थे। मैं प्रबोधन एनलाइटनमेंट से पहले की बात कर रहा हूं। बाय द वे, प्रबोधन का विचार 18th सेंचुरी का विचार है, 18वीं शताब्दी का विचार है। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी 18th सेंचुरी में हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी 18th सेंचुरी में हुआ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी एनलाइटनमेंट नहीं आया है, अभी प्रबोधन का विचार नहीं आया है। फ्रांस के एक राजा हुआ करते थे, लुई 14वें। वो लुई 14वें राजा बोला करते थे वाला एक एक शब्द कानून है। लुई 14 क्या बोलते थे? आई एम द स्टेट, और मैं जो बोलूंगा वही कानून है। मतलब लुई 14वें ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा की शक्ति जो है उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, राजा की शक्ति लिमिटलेस है। और लुई 14वें ने, फ्रांस के शासक लुई 14 ने बोल दिया, मैं ही राज्य हूं और मैंने जो बोल दिया वही कानून है। यह हुआ करता था पहले के समय। अब एनलाइटनमेंट के आइडियाज ने, प्रबोधन के विचारों ने, जब साइंटिफिक नॉलेज का विकास होने लगा, जब जनता के मन में नए प्रकार के विचार आने लगे, जब नए प्रकार के विचार, जब नए प्रकार के आइडियाज, जब साइंटिफिक नॉलेज का विकास होने लगा, जब वैज्ञानिक विचारों का विकास होने लगा, तो जनता ने एक बात सोची यार, कि यार ये राजा बोल रहा है कि जो मैंने बोल दिया वही कानून है और मैं ही राज्य हूं, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही मेरी प्रजा का जीवन की सच्चाई होगी। जब साइंटिफिक नॉलेज का विकास हुआ, जब वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, तो लोगों को यह पता लगा कि यार प्रकृति जो है वो अपने नियमों से चलती है। अरे भाई, अरे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाती ही रहेगी। आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि पृथ्वी को पकड़ लो और सूर्य को घुमाने लगो, और जो पृथ्वी पहले सूर्य के चक्कर लगाती थी वो सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा।
अरे भाई, प्राकृतिक मामलों में किसी भी प्रकार का भारी हस्तक्षेप थोड़ी ना हो सकता है, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरवेंशन थोड़ी ना हो सकता है। प्रकृति तो अपने नियमों से चलती है, जो नेचर होती है, जो मदर अर्थ होता है, वो तो अपने नियमों से चलता है। ऐसा थोड़ी ना है आपने जैसे अर्थ पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, कल से आपने सूर्य को घुमाने लगे आप लोग किसी भारी हस्तक्षेप के द्वारा, एक्स्ट्रा इंटरवेंशन के द्वारा, और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। तो प्रकृति जो होती है वो अपने नियमों से चलती है। ये किसने बोला? साइंटिफिक नॉलेज ने बोला। किसने बोला? वैज्ञानिक विचारों ने बोला। तो यार लोग सोचने लगे कि जब ये पृथ्वी और जब ये प्रकृति खुद के नियमों से चलती है और किसी भी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें इंटरवेंशन नहीं है, जब प्रकृति में किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं है, तो राजा हमारे जीवन में क्यों इंटरवेंशन कर रहा है? राजा क्यों ऐसा कह रहा है कि सोसाइटी ऐसी होगी, इकोनॉमी ऐसी होगी, और राजा क्यों ऐसा कह रहा है कि धर्म ऐसा होगा? इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है तो राजा हमारे जीवन पे कंट्रोल कैसे कर सकता है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर, एनलाइटनमेंट के समय साइंटिफिक नॉलेज का विकास हुआ। एनलाइटनमेंट के समय साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान का विकास हुआ। वैज्ञानिक ज्ञान से लोगों को पता लगा कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है, इसमें किसी भी प्रकार के इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। तो लोगों के मन में एक विचार आया कि जब पृथ्वी में ही या प्रकृति में ही किसी भारी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, तो फिर राजा हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? राजा हमारे जीवन में कंट्रोल क्यों कर रहा है? और यहीं से बात आई लिमिटेड मोनार्की की, यहीं से बात आई सीमित राजतंत्र की, और आगे चल के फिर यहीं से बात काय की आने वाली है मित्रों। आगे चल के यहां से बात किसकी आएगी? आगे चल के, जस्ट ए सेकेंड, क्या बात करी कि राजा की शक्ति पे कंट्रोल होना चाहिए। पहले पॉइंट में हमने क्या बात करी? मोनार्की लिमिटेड होना चाहिए। फिर दूसरे लेवल पे हम आके बात क्या कर देंगे? डेमोक्रेसी की बात कर देंगे, लोकतंत्र की बात कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका में जो लोकतंत्र आया वो कहीं ना कहीं प्रबोधन के विचार से तो ही आया था। आप बात करते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस की जनता ने नारा दे दिया लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी का, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी का, जिसने मॉडर्न वर्ल्ड की आधारशिला को रखा, आधुनिक विश्व की आधारशिला को रखा। अगर आप आज भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी, फेटर्निटी और इक्वलिटी के नारे को दिया गया। अब ये फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का नारा आया, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वलिटी का नारा आया। ये कहीं ना कहीं प्रबोधन के विचार से ही तो आया ना, एनलाइटनमेंट के आइडिया से, एनलाइटनमेंट की तो आइडिया से आया ना। पहले क्या बात होती थी? मैं ही राज्य हूं और मैं जनता के जीवन को कंट्रोल कर सकता हूं। बाद में प्रबोधन के विचार ने क्या कहा कि यार जब प्रकृति के नियमों में किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं तो राजा हमारे जीवन में इंटरवेंशन क्यों कर रहा है? राजा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों में, सोशियो रिलीजियस मैटर्स में क्यों इंटरवीन कर रहा है? मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं? आप लोगों तक पहुंच रही कि नहीं? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? तो आप लोगों को यह समझना होगा मित्रों कि कहीं ना कहीं अगर आप देखने का प्रयास करें तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति एनलाइटनमेंट के विचारों से प्रभावित थी, प्रबोधन के विचारों से प्रभावित थी, और प्रबोधन के विचार ने लिमिटेड मोनार्की का नारा दे दिया। बाद में जिसने डेमोक्रेसी की बात कर दी, लोकतंत्र की बात कर दी, और फ्रांसीसी क्रांति ने लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वलिटी की बात कर दी। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में आप लोगों को डेमोक्रेसी का नारा भी दिखेगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी का नारा भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आधुनिक विश्व में जो ये चीजें आई थी, ये अमेरिका और फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई कि नहीं आई? आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
देखो दोस्तों, कल आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो कल आपने एक बात नोटिस की होगी कि शुरुआत के 15-20 मिनट में आपको केवल टॉपिक 15-20% समझ में आया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आगे आपको और भी स्पष्टता होती चली जा रही थी। तो आप लोग अभी मान के चलो, अभी केवल मैंने आपको 15-20% ही समझा है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे आपको और क्लैरिटी होती चली जाएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन 2013 के यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था, अमेरिकी क्रांति जो थी, वाज एन रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। अब ये मर्केंटिलिज्म को हिंदी में बोला जाता है वाणिज्यवाद, इसको बोला जाता है वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद। तो अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह थी। अब आखिरकार ये वाणिज्यवाद क्या होता है दोस्तों? वाणिज्यवाद का मतलब होता है इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण। इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण। और ये जो वाणिज्यवाद की विचारधारा थी, ये जो मर्केंटिलिज्म की विचारधारा थी, ये यूरोप में 16th और 17th सेंचुरी में बड़ी फैली हुई थी। यूरोप के काफी सारे देशों ने वाणिज्यवाद की विचारधारा को, इकोनॉमिक कंट्रोल की विचारधारा को अपनाया। आखिरकार इस विचारधारा में ऐसा क्या था, उसके पीछे का इतिहास आपको बता दूं दोस्तों। 16वीं 17वीं शताब्दी में, 16th 17th सेंचुरी में यूरोप के देशों में एक प्रकार की रेस चल रही थी, एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक प्रकार का कंपटीशन चल रहा था कि कौन देश कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा देश ज्यादा ताकतवर होगा जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा भंडार है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, वो ही ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल उठता है कि ये दौलत कैसी कमाई जाए, गोल्ड और सिल्वर को कैसे भरा जाए, गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के माध्यम से अपने खजाने को कैसे भरा जाए। तो इसका रास्ता यूरोप के राजाओं को दिखा कि यार बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने पक्ष में होना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने पक्ष में होना चाहिए का मतलब व्यापार संतुलन अपने पक्ष में होना चाहिए। व्यापार संतुलन अपने पक्ष में होना चाहिए मतलब अपने एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, अपने निर्यात ज्यादा होना चाहिए और अपने इंपोर्ट कम होना चाहिए। अरे भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, अगर आप दूसरे देशों में अपने माल को बेचोगे तो वहां का पैसा भी अपने देश में आएगा। अगर मान लीजिए ब्रिटेन कोई प्रोडक्ट इंडिया को बेचता था तो बदले में इंडिया को उसका पैसा भी चुकाना पड़ेगा, बदले में इंडिया को उसका पैसा भी देना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने पक्ष में होना चाहिए मतलब एक देश को अमीर बनने के लिए निर्यात ज्यादा करना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर अपने देश में दूसरे देश का माल ज्यादा लाया गया तो अपन को भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इससे अपने देश की दौलत कम होगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है किसी भी देश के, निर्यात ज्यादा है, तो दूसरे देशों की वेल्थ भी उसमें खिंचते चले आएगी, और अगर उसकी इंपोर्ट ज्यादा है तो उसके देश से वेल्थ दूसरे देश में चलती चली जाएगी। अरे भारत को ब्रिटिश ने कैसे लूटा? भारत को क्या करते थे, ब्रिटिश की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भारत की उन्होंने बंद करवा दी। पूरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में थी, ब्रिटेन ने वो बंद करवा दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बंद करवा दिया। एक बार तो हालत यहां तक आ गई थी कि फैक्ट्री में काम करने वाले भारत में जो मजदूर थे, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने ब्रिटिश की नीतियों का विरोध करते हुए अपने अंगूठों को भी काट दिया था ब्रिटिश का नीतियों का विरोध करने के लिए। तो ब्रिटिश ने भारत में क्या किया? भारत की जो लोकल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको बंद करवा दिया। भारत में केवल क्या आता था?
ब्रिटिश की वस्तुएं आया करती थी, ब्रिटिश की वस्तुएं आया करती थी। अब जब ब्रिटिश की वस्तुएं भारत से आएंगी तो भारत से क्या होगा, पैसा ब्रिटेन की तरफ जाएगा, तो ऐसे डेनोवेल्थ हुआ। आखिरकार क्यों हमने भारत में 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ बहिष्कार आंदोलन चालू किया? बहिष्कार आंदोलन हमने इसलिए चालू किया सर, बॉयकॉट मूवमेंट, ताकि हमारे देश की पैसे को रोका जा सके जो ब्रिटेन लूट रहा था। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी भी देश के पक्ष में है। मतलब अगर कोई भी देश निर्यात ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो अच्छी बात है, उसके पास दूसरे देशों का पैसा आएगा। लेकिन अगर कोई भी देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम की बात क्या थी? बैलेंस ऑफ ट्रेड को राजा को करना था कंट्रोल। राजा को ऐसी नीतियों को बनाना था, राजा को ऐसी पॉलिसीज को बनाना था जो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। मतलब राजा को कहीं ना कहीं ट्रेड पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, व्यापार पर नियंत्रण तो उसको करना पड़ेगा, ट्रेड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसी ट्रेड पर कंट्रोल करने को क्या कहा जाता है? मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। जब राजा ने अपने पक्ष में व्यापार पर नियंत्रण करना चालू कर दिया, उसी व्यापार के कंट्रोल को क्या कहा जाता है? मर्केंटिलिज्म कहा जाता है। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय साथियों, आज के लेक्चर को यदि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या वाणिज्यवाद की विचारधारा को प्रबोधन की विचारधारा टक्कर देगी कि नहीं देगी? क्योंकि वो तो बात करती कि प्रकृति पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तो आर्थिक मामलों में राजा का कंट्रोल क्यों? कनेक्टिंग द डॉट्स अब हुई कि नहीं? कनेक्टिंग द डॉट्स हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? 16वीं 17वीं शताब्दी में तो राजा ने पूरा कंट्रोल करा जीवन को, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में जनता के जीवन को भी कंट्रोल करा। एनलाइटनमेंट की आइडियाज ने बोल दिया कि भैया प्रकृति के नियमों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, तुम हमारे जीवन पे और हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रोल क्यों कर रहे हो? तो वाणिज्यवाद की विचारधारा जो इकोनॉमिक कंट्रोल की बात करती थी, क्या उसको चुनौती नहीं मिलेगी क्या एनलाइटनमेंट के पीरियड में? अब मेरी बात को समझिए, जब अमेरिकी क्रांति भी प्रबोधन के विचार से प्रेरित था, तो अमेरिकी क्रांति क्या वाणिज्यवाद को चुनौती नहीं देगा? कनेक्टिंग द डॉट्स हो रही है कि नहीं? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था सर एंड मैम, अमेरिकी क्रांति भी प्रबोधन के विचार से प्रेरित थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी एनलाइटनमेंट के आइडिया से प्रेरित था। तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन एनलाइटनमेंट के आइडिया से प्रेरित था और एनलाइटनमेंट प्रबोधन का विचार मर्केंटिलिज्म का विरोध कर रहा था, तो फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन भी तो विरोध करेगा ना। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिए सर एंड मैम, मेरी बात आप तक पहुंचना चाहिए। जब अगर मैं कह रहा हूं एनलाइटनमेंट के आइडिया से अमेरिकन रेवोल्यूशन प्रेरित था, अमेरिकी क्रांति प्रेरित थी, और एनलाइटनमेंट बात कर रहा था कि भैया मर्केंटिलिज्म का विरोध करना है, राजा कैसे कंट्रोल कर सकता है जीवन पे, अर्थव्यवस्था पे? अरे राजा क्यों कंट्रोल करेगा भाई? जब प्रकृति पे कंट्रोल नहीं है तो राजा अर्थव्यवस्था पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, व्यापार पे? तो जब एनलाइटनमेंट के विचारों से अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, तो अमेरिकी क्रांति भी तो मर्केंटिलिज्म की बात करेगी ना, विरोध करने की। अरे आप लोगों को एक जोक सुनाया जाए। एक कक्षा में एक मास्टर साहब होते हैं और मास्टर साहब बोलते हैं कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो ये प्रूफ करिए कि a c के बराबर है, के बराबर होगा। एक बच्चा बोल देता है सर मैं आपसे प्यार करता हूं, a इज इक्वल टू बी। सर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, b इज इक्वल टू सी। तो सर a इज इक्वल टू सी मतलब मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। तो यहां पे मैं किसी भी प्रकार की प्रेम और मोहब्बत को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको केवल a बराबर बी और b बराबर सी मतलब a बराबर सी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब एनलाइटनमेंट मर्केंटिलिज्म का विरोध कर रहा था और एनलाइटनमेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन उससे प्रभावित था, तो कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन भी तो मर्केंटिलिज्म का विरोध करेगा ना। दिमाग की बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है, बताओ जल्दी।
वही तो मैं कहता हूं। देखिए, अगर आप लोग सोचेंगे कि शुरुआत के 15 मिनट में आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाए, ऐसे इतिहास थोड़ी ना पढ़ा जाता है भाई। एनलाइटनमेंट जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में 5 घंटे का टॉपिक है सर। रूसो पढ़ना पड़ता है, वोल्टेयर पढ़ना पड़ता है आपको, रूसो पढ़ना पड़ता है, वोल्टेयर पढ़ना पड़ता है, और भी दूसरे विचारकों के बारे में पढ़ना होता है। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? देखो, पढ़ाई आप, अब आपको और मैं बताता हूं, और थोड़ा इंजॉयमेंट आपको आएगा। देखो क्या हुआ, मतलब हम आप लोगों में से कितने लोग मर्केंटिलिज्म का मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? अरे भाई, आप लोगों ने गॉड ऑफ हिस्ट्री बना रखा है, मुझे तो यार कहां, अभी तो बहुत काम बाकी है गॉड बनने के लिए हिस्ट्री का। आप बता सकते हो मुझे मर्केंटिलिज्म का मतलब क्या है? मर्केंटिलिज्म का मतलब क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है? अभी देखो कितना अच्छा कर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मर्केंटिलिज्म का मतलब क्या है? भाई आप व्यापार पर कंट्रोल कर रहे हो, ट्रेड पर कंट्रोल कर रहे हो। अब अमेरिकी क्रांति, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुने सर। अगर मैं बोल रहा हूं अमेरिकी क्रांति मर्केंटिलिज्म का विरोध कर रही थी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अमेरिकी क्रांति जो ट्रेड पर कंट्रोल थी उसका उसका विरोध कर रही थी? बोल सकता हूं कि नहीं? अरे भाई, मर्केंटिलिज्म का विरोध करना मतलब ट्रेड पे कंट्रोल का विरोध करना, ट्रेड पे कंट्रोल का विरोध करना। एक स्टोरी सुनना चाहोगे? एक स्टोरी सुनना चाहोगे? क्या बोलते हो, एक स्टोरी सुनाऊं? पूरी पिक्चर दिखाऊं आपको अच्छी तरीके से अमेरिकी क्रांति की? ऐसा बहुत मजा आएगा, इतनी बात मैं आपको गारंटी के तौर पे कह देता हूं। सर क्या हुआ, मेरी बात आप सुनिए प्लीज। थोड़ी देर के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग पेशेंस रख के बैठिएगा, बहुत मजा आपको आएगा। दोस्तों क्या हुआ कि 1651 में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन ने अमेरिका में नेविगेशन एक्ट को ब्रिटेन अमेरिका में लाता है। नेविगेशन एक्ट का मतलब नौ परिवहन कानून, जहाज रानी कानून भी आप जिसको बोलते हो, नौ परिवहन कानून, जहाज रानी कानून, नेविगेशन एक्ट, ये बेसिकली शिप्स के ऊपर था। 1651 में जो नेविगेशन एक्ट आया, उसमें क्या हुआ मित्रों, उसके माध्यम से अमेरिका वासियों को, अमेरिकन को ब्रिटेन ने बोला इस नेविगेशन एक्ट के माध्यम से कि अमेरिका जितना भी व्यापार करेगा वो केवल ब्रिटिश शिप्स में ही करेगा, वो केवल ब्रिटेन के जहाजों में होगा, क्योंकि अगर ब्रिटिश के जहाजों में व्यापार होगा तो ब्रिटिश को फायदा होगा। और उन जहाजों में 70%, 70% जो वर्क फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो ब्रिटिश होंगे। वो क्या होंगे? ब्रिटिश होंगे। तो अमेरिकी वासियों पर एक प्रकार का ब्रिटेन ने कंट्रोल लगाना चाहा, एक प्रकार का नियंत्रण लगाना चाहा कि अब केवल ब्रिटिश जहाजों में ही व्यापार होगा और 70% वर्कफोर्स उसकी ब्रिटिश होगी। लेकिन अमेरिकी क्रांति इतनी बाद में क्यों होती है? 1763 के बाद ही क्या होती है? दोस्तों, नेविगेशन एक्ट ब्रिटेन अमेरिका में ले तो आया था, लेकिन यह नेविगेशन एक्ट केवल पेपर पे था। ब्रिटेन ने इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया। ब्रिटेन ने इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया। मतलब यह चीज पेपर पे तो थी, लेकिन प्रैक्टिकली यह चीज नहीं थी। प्रैक्टिकली यह चीज नहीं थी। तो अब अमेरिकी वासी एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया होने दो, पेपर पे हमारा क्या जा रहा है, प्रैक्टिकली तो हमें स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता को एंजॉय करो, आम से मतलब रखो, गुठली से मतलब ही मत रखो। ठीक है, इन्होंने नेविगेशन एक्ट लिया है, लेकिन कौन सा हमारे जीवन पे थोप रहे हैं? ठीक है, चलता रहा काम, चलता रहा। अब क्या हुआ मित्रों, 1756 से लेके 63 के बीच में
फ्रांस और अमेरिका के बीच में 7 साल का युद्ध चला, जिसको आप 7 ईयर वॉर के नाम से जानते हो। दोनों देश लड़े फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में अमेरिका में 7 ईयर वॉर लड़ा गया, जिसमें लड़ रहे फ्रांस और ब्रिटेन, दुनिया भर में लड़ते रहे। ये तो यार अमेरिका में लड़े, इंडिया में कर्नाटिक वॉर हुए, और यूरोप में तो लड़ते ही रहे, जिंदगी भर एक दूसरे की जान खाते रहे और दूसरे देशों की भी जान खाते रहे। क्यों? सपना क्या था? पावरफुल बनना है, ज्यादा पैसा होना चाहिए। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ? 7 ईयर वॉर हुआ। अब क्या प्रॉब्लम हुई मित्रों इसमें? जब 7 ईयर वॉर चल रहा था मित्रों, तो इसमें प्रॉब्लम यह हुई कि अब ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? वीक हो गई। अरे भाई, मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूं, मेरा एक डायलॉग है, युद्ध कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, नुकसान तो भाई दोनों पक्षों का होता है ना। कोई भी पक्ष जीते या कोई भी पक्ष हारे, सैनिक दोनों के मारे जाते हैं, पैसे दोनों का खर्च होता है, तो नुकसान तो दोनों पक्षों का है। तो ब्रिटेन भले ही 7 ईयर वॉर जीत गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति इसकी कमजोर हो गई। अब इसको पैसे की जरूरत थी। अब 1763 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्रैनविले बने, तो ग्रैनविले ने क्या करा? जो नेविगेशन एक्ट था 1651 में, उसको कठोरता के साथ थोपना चाहा। पहले ये नेविगेशन एक्ट केवल पेपर पे था, प्रैक्टिकल नहीं था। अब जब 7 ईयर वॉर के बाद ब्रिटेन की आर्थिक कमजोर हालत हुई, तो इस ग्रैनविले प्रधानमंत्री ने क्या करा? नेविगेशन एक्ट को कठोरता के साथ थोपने का प्रयास किया। मतलब एक प्रकार का कंट्रोल अमेरिकी वासियों पर करना चाहा, क्योंकि नेविगेशन एक्ट तो एक प्रकार का आर्थिक नियंत्रण ही था ना भाई। आप अमेरिका को बांध के रख रहे हो कि केवल ब्रिटिश जहाजों में काम होगा, 70% वर्कफोर्स होगी ब्रिटिश ही। तो क्या हुआ कि पहले जो नेविगेशन एक्ट केवल पेपर पे था, प्रैक्टिकल नहीं था, अब अमेरिकी वासियों पर उस नेविगेशन एक्ट को कठोरता के साथ थोपने की दिशा में ग्रैनविले ने कदम बढ़ाया। लेकिन अमेरिकी वासियों को तो आदत हो चुकी थी। लेकिन अरे आप मुझे बताइए, अगर कोई विदेशी, अगर कोई पढ़ के आ रहा है अमेरिका से, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और 2 साल तक वो बढ़िया अमेरिका में काम करके आ रहा है, कोविड-19 के चलते वो दोबारा भारत आ गया, लेकिन पिताजी पुत्र से बोले कि तू किराने की दुकान संभाल ले, तो वो किराने की दुकान संभालेगा? अमेरिका वासियों को तो एक प्रकार का अनुभव हो चुका था कि नेविगेशन एक्ट केवल पेपर पे प्रैक्टिकली नहीं है। तो नेविगेशन एक्ट था, लेकिन था ही नहीं। अमेरिकी वासियों को तो स्वतंत्रता की आदत हो चुकी थी। अब जब ब्रिटेन ने उनके ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल करना चाहा, आर्थिक नियंत्रण करना चाहा, तो क्या लगता है आपको उनके मन में बेचैनी होगी? अमेरिकी वासियों के मन में बेचैनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेचैनी तो होगी सही ना। इतने समय तक उनको स्वतंत्रता थी, अचानक से उनने, ग्रैनविले की सरकार ने उनके ऊपर नेविगेशन एक्ट थोपा, स्टाम्प एक्ट थोपा। स्टाम्प एक्ट जैसे भी कानून है। तो आप लोगों को मैं बता दूं सर, अमेरिकी क्रांति की पहली पृष्ठभूमि कब तैयार होती है सर? अमेरिकी क्रांति की पहली पृष्ठभूमि तभी तो तैयार होती है जब नेविगेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट जैसे कानून लाए जाते हैं। और नेविगेशन एक्ट और स्टाम्प एक्ट क्या कर रहे थे? आर्थिक कंट्रोल कर रहे थे ना। तो क्या आप लोग मुझे बताइए, अमेरिकी क्रांति ब्रिटेन के आर्थिक कंट्रोल के खिलाफ एक क्रांति नहीं थी क्या? कनेक्टिंग द डॉट्स हो पाई? कनेक्टिंग द डॉट्स हो पा रही है कि नहीं? अरे भैया, अमेरिकी वासी किस चीज का विरोध कर रहे थे? ब्रिटेन जो उनके ऊपर आर्थिक कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, उसी चीज का तो विरोध कर रहे थे ना। आप लोगों को मैं बता देता हूं, अमेरिकी वासियों ने एक प्रकार से अपनी क्रूर इच्छाधारी मां ब्रिटेन को अपना लिया था। उन्होंने सारी ही चीजों को स्वीकार कर लिया था। उनको तो ब्रिटेन से स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए थी। वो तो ब्रिटेन को पूरी तरीके से, मतलब एक प्रकार से मान चुके थे कि ठीक है। अमेरिकी क्रांति में अमेरिका का विरोध का मुद्दा तो केवल इसलिए था कि ब्रिटेन उनके ऊपर आर्थिक नियंत्रण क्यों कर रहा है।
नेशन बिल्डिंग का काम बहुत बाद में होगा सर, बहुत बाद में होगा। लेकिन अमेरिकी क्रांति के दौरान अमेरिकी वासियों का विरोध का मुद्दा क्या था कि ब्रिटेन उनके ऊपर आर्थिक नियंत्रण क्यों कर सकता है, इसीलिए अमेरिकी क्रांति हो गई। तो आप लोगों को क्या यह समझ में आ रहा है कि नहीं कि अमेरिकी क्रांति किस तरीके से ब्रिटेन के आर्थिक कंट्रोल के खिलाफ एक क्रांति थी? बताइए। मित्रों, आज का सत्र में आपका थोड़ा सा 45 मिनट का ले लूं तो चलेगा क्या? आज 45 मिनट का लेक्चर ले लूं यार। ये गॉड ऑफ हिस्ट्री अगर आपको बोलना ही है तो आप लोग हेड डेडिकेट करो, मुझे वहां बोलो, हेड्स को डेडिकेट करो, वहां बोलो। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, किस किस के दिमाग तक वो पहुंचा मुझे बताइएगा, कि अमेरिकी क्रांति भी वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था और प्रबोधन भी तो वाणिज्यवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। अरे सर मेरी बात को समझिए, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो कौन थे एडम स्मिथ? कैपिटलिज्म के मॉडल को जो लाए, पूंजीवाद की जो मॉडल को लाए। पूंजीवाद का मॉडल पता है क्या कहता है? मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। एडम स्मिथ ने एक नारा दिया था सर, लेजा फेयर का नारा। लेजा फेयर का नारा क्या है? लेजा फेयर से मतलब है एडम स्मिथ का मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। मोदी गवर्नमेंट ने जो नारा दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, कि हम सरकार के साइज को कम रखने की बात करते हैं और शासन की ज्यादा बात करते हैं, तो ये तो एडम स्मिथ के नारे से लिया गया है ना, मिनिमम इंटरवेंशन का नारा। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस। गवर्नमेंट में व्यवसाय का कोई गवर्नमेंट का व्यवसाय में कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करो, तो ये नारा किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। एडम स्मिथ को क्या बोला? स्कॉटिश एनलाइटनमेंट, मतलब स्कॉटिश प्रबोधन के फादर थे। एनलाइटनमेंट के साथ एडम स्मिथ का नारा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो मर्केंटलिज्म का विरोध कर रहे हैं, ट्रेड पे कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं और फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब जब आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हो, जब आप कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हो, तब आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो। और जब आप मर्केंटलिज्म का विरोध कर रहे हो, तब आप ट्रेड कंट्रोल के हटाने की बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट से ही तो जुड़ रहा है ना, क्योंकि जितनी भी फ्री ट्रेड की बात होगी वो तो प्रबोधन के बचाने का ना। जब ऐसा नारा दिया गया कि जब प्रकृति पे किसी भी प्रकार का आर्थिक, प्रकृति पे किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में राजा का कंट्रोल क्यों? तो ट्रेड पर कंट्रोल मतलब मर्केंटलिज्म नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म होना चाहिए। डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं? मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, लेकिन सर मैं क्या करूं, स्पेशल क्लास में मेरे पास इतना ही समय आप लोगों को देने को लिए मिलता है और इसमें भी मैं आप लोगों के साथ भरपूर प्रयास करने का, भरपूर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप लोग इस बात से बेचैन मत होइएगा, मैं आप लोगों के लिए, जस्ट ए सेकेंड, लेकिन आप लोग इस बात से बेचैन मत होइएगा। अगर आप लोग चाहते कि मेरे पूरे 8 सालों के अनुभव का इतिहास में काफी समय से पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते बस मेरे बाल थोड़े बहुत ही अभी सफेद हुए हैं, क्योंकि अभी भी मैं आगे भी मैं पढ़ता रहूंगा। 100 से भी ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं, खुद की आधुनिक इतिहास पे किताब भी लिख रहा हूं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी ये टेंशन है पढ़ाई कैसे की जानी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, मैं आपको 1-2 किताबें रिकमेंड करूंगा, लेकिन 100 से भी ज्यादा किताबों का कंटेंट आपके दिमाग में मैं क्या करूंगा, छपवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो मेरे कंप्लीट बैचेस को ज्वाइन करना, मेरे से कंप्लीट पढ़ाई करना, मेरा एक बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख को, यूपीएससी का कंप्लीट बैच, जिसमें मेरे साथ साथ इंडिया के बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको पढ़ाएंगे। 15 तारीख मतलब परसों। ये बैच बाइलिंगुअल है, द्विभाषी। अनअकैडमी पे आपको पूरा हिंदी का भी मिलता है, पूरा इंग्लिश का भी मिलता है। आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से पढ़ सकते हैं।
मेरे अनअकैडमी पे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स 22 तारीख से चालू होने वाला है। इसी 22 तारीख से, मतलब जो 22 तारीख जून आ रही है ना, उसी 22 से मेरा चालू हो रहा है। मेरा इंडियन पॉलिटी पे भी कोर्स आता है, मॉडर्न हिस्ट्री पे भी, वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी। और मैं अपने, और अच्छा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे भाई इतिहास की जिम्मेदारी मेरी है, इकोनॉमी की जिम्मेदारी आपको पता है बखूबी तरीके से मृणाल सर निभाते हैं, सुदर्शन सर ज्योग्राफी की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आप सभी की एक एक जिम्मेदारी सब्जेक्ट की इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेने को तैयार है। और आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग पे विशेष फोकस करता हूं, और मैं आप लोगों को पर्सनलाइज्ड रिव्यू भी देता हूं। आप लोग देख सकते हो, मैंने एक एक बच्चे को यहां पे पर्सनल रिव्यू दे रखा है। अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आशा करता हूं सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको पता होगा कि आपको ऐसा नहीं है एक कोर्स का एक्सेस मिलता है, सभी का मिलता है। सब्सक्रिप्शन को लेते समय अगर मेरे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपको एक 10% डिस्काउंट मिले और मुझे इस प्रकार से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इफ माय सेशंस have been helping you, then please use my referral code for a 10% off। अगर मेरे सत्रों ने आपको किसी भी प्रकार से हेल्प किया है, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मतलब मैं आपको ऐसे ही हेल्प करते रहूं, तो आप अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 10% डिस्काउंट और के लिए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मेरा एक और स्केड्यूल है। तो मैं आपसे अब कल मुलाकात करूंगा। कल आपका अगला सत्र है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इन लेक्चर्स में बड़ा मजा आ रहा होगा और आप लोग थरोली इन सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन टैब ऑन कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाना। उसमें कोई भी मेरी फ्री क्लास आएगी तो उसकी जानकारी वहां पे आपको मिलती रहेगी। जस्ट अ सेकेंड। अनुस गर्ग सर इज हिस्ट्री टीचर, गॉड ऑफ हिस्ट्री। इसका तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मुझे पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं इस दिशा में काम तो करता रहूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। धन्यवाद शेयर करने के लिए। इसी प्रकार से आपका समर्थन रहे। चलो अगले सत्र में फिर मिलते हैं। अगर मेरे सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग कर सकते हैं। और धन्यवाद, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हम हैं राही प्रिपरेशन के, यूं ही मिलते रहेंगे चलते चलते। सर मैं 8वीं क्लास में हूं, प्लीज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वीडियो लाइए। अभी तक मैं काफी सारी वीडियोस ला चुका हूं और आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी। गुड नाइट निशांत, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।